Hello everyone, I welcome to all of you on the behalf of Saraswati Shikshan Sadan Convent Senior Secondary School RICO. Admissions are open for the session 2020-21. Thank you. Today we are going to start class 12th physics chapter number 3 current electricity, electrochemical cell, combination of cells etc. Thank you. Hello everyone, this is Pankaj Bhatoria और today we are going to start कर रहे हैं अपने क्लास 12th चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर जो प्रीवियस लेक्चर था उससे जो नेक्स्ट है इसमें हम स्टार्ट करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जो अभी आज हम स्टडी करने वाले हैं, जो आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे, आज के टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे वो देख लो आप। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में स्टडी करने वाले अपने फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड इलेक्ट्रोलाइसिस, नंबर थर्ड इलेक्ट्रोलाइट, नंबर फोर इलेक्ट्रोड, वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सेल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, इस लेक्चर में अपने इतने टॉपिक्स क्या है डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो नंबर फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अपने स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या चीज है? ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को, ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर दे? चेंज कर दे। ओके, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे बोलते हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कुछ पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को हमें स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट पार्ट कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइसिस के द प्रोसेस विच केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ओके, नंबर सेकंड जो है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जिस केमिकल के अंदर प्रोसेस होता है, जिस केमिकल्स के थ्रू प्रोसेस होता है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, नंबर 3 क्या हो गया? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या हो गया? इलेक्ट्रोड्स मीन एक हायर पोटेंशियल बनता है, एक लोअर पोटेंशियल बनता है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही तो एनर्जी बनेगी, करंट फ्लो होगा। तो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, प्लस वाला टर्मिनल, माइनस पर टर्मिनल, दो मेटल होते हैं ऐसे। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक बनता है हायर पोटेंशियल, दूसरा बनता है लोअर पोटेंशियल, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। मेटेलिक कॉन्टेक्ट होते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। नंबर 4 वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या हो गया? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? अपने वोल्टमीटर। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के 4 पार्ट्स थे, वो हमने स्टडी कर लिए। ओके, नंबर जो सेकंड अपना टॉपिक आता है वो क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं ईएमएफ। डिनोट करते हैं इस ई से, ना कि इस ई से। इस ई से इसको डिनोट नहीं करते। ठीक है, जैसे एप्सिलॉन से डिनोट करते थे अपने ऐसे, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसको ऐसे डिनोट नहीं करते अपने, इसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिनोट करते हैं, इस चीज से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एसी का रिमोट है, ठीक है,
मैं क्या करता हूँ, इस रिमोट के अंदर जो सेल है जिसे अपने नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, ठीक है। इस सेल को मैंने परचेज किया मार्केट से, इस सेल को मैंने परचेज किया मार्केट से। इस पे 2 पॉइंट लगे हैं, आपको शायद दिख नहीं रहा, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ठीक है। कितनी वोल्ट का है, इसके ऊपर वोल्टेज नहीं लिखी हुई है, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ भी पर्टिकुलर मान लो 2 वोल्ट का इसको मान लेते हैं, 2 वोल्ट का ये सेल है, 2 वोल्ट का क्या है, ये सेल है। इसके 2 टर्मिनल हो गए, हायर टर्मिनल लोअर टर्मिनल, लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल, ठीक है। जो डॉट से लगी होती है वो हायर है, ये वाला प्लेन पार्ट क्या होता है, इसका लोअर पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके। हमें क्या करना है, इस सेल को जब हम मार्केट से लेके आए, एक पॉइंट हमने इधर लगाया, एक पॉइंट इधर लगाया, वोल्ट मीटर लगाया, हमने इसकी वोल्टेज देख ली भी कितनी वोल्टेज है। बाजार वाले कहते हैं इसकी 2 वोल्ट है, इसके अंदर कितना है, ये 2 वोल्ट का सेल है। हमने मेजरमेंट लिया, सच में 2 वोल्ट का सेल था, तो वो जो मेजरमेंट लिया उसे बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। भाई इसका स्टार्टिंग में कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, स्टार्टिंग में इसकी वोल्टेज कितनी है, वो है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब इसको एसी के रिमोट के अंदर अभी तक डाला नहीं है, एसी के रिमोट में अभी तक इसको डाला नहीं है, मतलब इसको सर्किट में हमने यूज नहीं किया है। सर्किट में यूज नहीं किया मतलब कोई करंट भी फ्लो नहीं हो रहा, मतलब इसका वो पोटेंशियल जब हमने इसको सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है, मींस करंट फ्लो सर्किट में नहीं हो रहा है, उस टाइम की जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज को यानी कि स्टार्टिंग की जो वोल्टेज को, फ्रेश वोल्टेज को, उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, EMF, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एम आई क्लियर अबाउट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नंबर सेकेंड थिंग इसी चीज के अंदर आता है टर्मिनल वोल्टेज। इसे डिनोट करते हैं अपने V से। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या चीज है, टर्मिनल वोल्टेज क्या, ये सेल लिया, इस सेल को रिमोट के अंदर डाल दिया, ठीक है, और मैंने कर दिया इसको बंद कर दिया। जैसे मैंने इसको रिमोट के अंदर डाला, एसी ऑन हो गई, चलने लगी। क्यों चलने लगी, क्योंकि सेल को डाला, सर्किट क्लोज हुआ, क्लोज होते रिमोट के अंदर क्या फ्लो होने लग गया, करंट फ्लो होने लग गया। रिमोट के अंदर क्या फ्लो होने लग गया, करंट फ्लो होने लग गया, ठीक है। जैसे रिमोट के अंदर करंट फ्लो हुआ तो बताइए वोल्टेज लगी तो ही तो करंट फ्लो हो रहा, वो वोल्टेज इस वोल्टेज से थोड़ी सी क्या मिलेगी अपने को, कम। क्योंकि कम क्यों मिली, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी उसमें करंट फ्लो कराने में लगा दी, और धीरे धीरे हमेशा क्या होती रहेगी बेटा, वो कम ही होती रहेगी। इसका मतलब क्या है, एक दिन सेल क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं ना, सेल फेंकने पड़ते हैं अपने को। तो ये जो पोटेंशियल था उसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। तो बताइए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्टेज में क्या फर्क है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे कि EMF बोलते हैं, जो कि E है, वो क्या चीज है, EMF E क्या है, सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोटेंशियल है। कब, जब सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू कितनी हो, 0, मतलब जब करंट फ्लो नहीं हो रहा हो उस टाइम का पोटेंशियल तो है EMF, और जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा उसकी वैल्यू 0 ना हो उस टाइम का पोटेंशियल, उस टाइम की वोल्टेज क्या होती है, टर्मिनल वोल्टेज, जिसे बोलते हैं अपने V से। तो एम आई क्लियर अबाउट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E एंड टर्मिनल वोल्टेज V। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्टेज के बीच का जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो द EMF ऑफ ए सेल इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और 2 इलेक्ट्रोड्स कौन से, ये रहा प्लस और माइनस, प्लस माइनस, 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब, जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, हाँ इस टाइम में, ठीक है। जैसे मैंने इसको सर्किट में कनेक्ट किया, अब ये क्या हो गया, EMF नहीं रहा। अब इसकी जो वोल्टेज होगी, इसके टर्मिनल पे वोल्टेज होगी, वो टर्मिनल वोल्टेज होगी, जिसे मैं टर्मिनल वोल्टेज V के नेम से दूंगा, ओके। तो इसके अंदर डिफरेंस है, डिफरेंस अपने देख सकते हैं EMF और वो टर्मिनल वोल्टेज के अंदर, इसमें अपने डिफरेंस देख सकते हैं, ओके। तो ये था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ये आपकी टर्मिनल वोल्टेज। एम आई क्लियर अबाउट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्टेज, ओके। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज होती है, एक सेल है, सेल को जब देखो, इस सेल को, ये भी सेल सर्किट के अंदर काम कर रहा है,
सर्किट के अंदर काम कर रहा है, मतलब रिमोट के अंदर वायरिंग वगैरह की गई है, उन वायरिंग का कोई रेजिस्टेंस है, वो तो हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो तो हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को चेंज करता है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए जिस रेजिस्टेंस को उसका सामना करना पड़ा, जिस रेजिस्टेंस का उसे सामना करना पड़ा, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब इस सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है, इस सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है जो कि वोल्टेज बनाने के काम में आता है, उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपने, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बोलते हैं। ओके, और इसे डिनोट कैसे करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और जो सर्किट के अंदर यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उससे डिनोट करते हैं अपने कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड्स की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस पे डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रोलाइट पे भी क्या करता है, वो तीनों चीजों पे क्या करता है, डिपेंड करता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस बनता है। अगर ये अच्छी क्वालिटी का है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, अगर ये थोड़ी घटिया क्वालिटी का है तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल का क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं सेल का कॉम्बिनेशन, भी सेल कितने टाइप का होता है, इसका कॉम्बिनेशन कितने तरीके से अपने कर सकते हैं। ओके, कॉम्बिनेशन करने से पहले सेल को अपने, अच्छा इन तीनों को रफ कर देते हैं अपने। अभी जो अपना नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, सेल कॉम्बिनेशन। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेल कॉम्बिनेशंस। ओके, सेल का कॉम्बिनेशन दो टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे कि अपने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या था, उसी तरीके से सेल का भी कॉम्बिनेशन करना है। तो उसमें नंबर फर्स्ट कौन सा आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अभी सेल को शो कैसे करते हैं आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, बच्चे नहीं है अभी, ये हो गया एक सेल। इस सेल का कॉम्बिनेशन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कॉम्बिनेशन करते हैं इसका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए इसका सीरीज कॉम्बिनेशन करने का तरीका क्या है, दो या दो से ज्यादा सेल एंड टू एंड अगर अपने इसको ऐड करते जाएंगे तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ये कर दिया अपने सीरीज कॉम्बिनेशन। ये वाला पॉइंट क्या है, ए, और ये वाला पॉइंट क्या है, बी। कितने सेल का कॉम्बिनेशन किए अपने देख लेते हैं। ठीक है, दो है तो दो का कर देते हैं, तीन है तो तीन सेल का कॉम्बिनेशन कर देते हैं। फिलहाल इसने दो सेल का कॉम्बिनेशन किया है, तो दो या दो से ज्यादा होना चाहिए तो हम दो का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, बी। ओके, ये वाला पॉइंट क्या हो गया बेटा, इस पॉइंट को बी नेम दे दो, और इस पॉइंट को नेम, इसको थोड़ा सा अपने आगे लिखते हैं, यहां पे थोड़ा सेल। ओके, इस पॉइंट का नेम सी। ये प्लस है यहाँ पे, ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ये प्लस रहेगा और ये क्या रहेगा आपका, माइनस रहेगा। इस सेल का जो ईएमएफ है E1 बोल दो, इस सेल में ईएमएफ क्या बोल दो, E2। यहां इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा क्या हो गया, R2 हो गया। ओके, प्लस टू माइनस करंट फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां पे इधर क्या जा रहा है आपका, करंट जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, इसका इक्विवेलेंट सेल कॉम्बिनेशन बना देते हैं। ठीक है, जब इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसका एक ही बना लो बस। ये प्लस माइनस, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। ओके, और इसके बीच की वोल्टेज होगी VAB, इसके बीच की वोल्टेज होगी VBC। ओके, तो यहां पे सेल कॉम्बिनेशन हो गया E इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब हमारे पास जो सेल कॉम्बिनेशन की जो इक्वेशन है, एक सेल कॉम्बिनेशन की, जो सेल का कॉम्बिनेशन करने से पहले एक इक्वेशन को डिराइव करते हैं, उस इक्वेशन को अपने स्टडी करते हैं। ओके, इक्वेशन क्या है, E इक्वल टू, जो ईएमएफ है एक सेल का, जो सेल का ईएमएफ है वो कितनी चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो करंट, ठीक है, और दूसरा R प्लस आर। R प्लस आर मैंने क्यों लिखा, सेम टू सेम मैंने ओम्स लॉ से इसको कैरी किया है। ओम्स लॉ से इसको लिखा V इक्वल्स टू RI लिखा है। V की जगह अपने ईएमएफ, R दो तरीके का हो गया, एक्सटर्नल और इंटरनल, और करंट की जगह आपने करंट लिख दिया। ओके, जब इसको सोल्व किया बेटा तो R इंटू आई प्लस स्मॉल r इंटू आई। ठीक है, ये क्या बन गया, V वोल्टेज बाय ओम्स लॉ, टर्मिनल वोल्टेज V प्लस आई इंटू स्मॉल r।
ठीक है। अब देखो इसमें ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को जिंदगी भर आपको बोलना ही नहीं है, सेल की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब क्या, इफ करंट इक्वल्स टू 0, मान लो सर्किट में करंट फ्लो हुआ ही नहीं है, तो उस टाइम में टर्मिनल वोल्टेज और सेल का जो कॉम्बिनेशन यानी कि ईएमएफ सेल का था, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखो पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ई का फॉर्मूला क्या आ गया, वी। तो जो ईएमएफ है वो टर्मिनल वोल्टेज के कब इक्वल होता है, जब करंट की वैल्यू क्या हो सर्किट में 0। बस ये आपका केस था, सिंपल सा केस था ना, समझ में आ गया। तो ये आपकी बनी है बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन, और इसी इक्वेशन को यूज करके हमें कौन सा लॉ फाइंड करना है, इसी इक्वेशन को यूज करके हमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्या करना है, स्टडी करना है। ओके यस, इसमें हम देखते हैं, यहां तक कर लिया। अब क्या करते हैं, अपने E1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, E1 की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, क्या करना चाहिए हमें, E इक्वल्स टू V प्लस IR, इसको यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाओ। तो क्या बनाया आपने, E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V, टोटल वोल्टेज कहां से, A से लेके C तक, तो V क्या लिखा, AC, प्लस में I और स्मॉल r, I तो सेम रहेगा क्योंकि सीरीज है, सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, वोल्टेज अलग होती है, तो I R इक्विवेलेंट है। ये आपने बता लिया बेटा इक्विवेलेंट की इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है ये है V AB, यहां पे जो वोल्टेज है ये क्या है, V BC, और टोटल वोल्टेज क्या है, V AC। तो टोटल वोल्टेज V AC है, बस इसको आप सोल्व कर लो। तो देखो आप क्या करोगे, E1 इक्वल टू क्या लगाओगे, VAB, पहले वाले सेल के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, AB, प्लस करंट सेम है, R कितना है पहले वाले सेल का, 1। E2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो बेटा, V BC, E2 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, B से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक BC प्लस I R2। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, E इक्विवेलेंट के अंदर और इसका कंपैरिजन कर लेंगे, दोनों को ऐड किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड वी हैव। तो हमने क्या किया, E इज इक्वल्स टू E1 प्लस में E2, जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो E1 प्लस में E2 इज इक्वल्स टू VAB प्लस VBC प्लस IR1 प्लस IR2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, क्या बना, E1 प्लस में E2 इज इक्वल्स टू VAB प्लस VBC, I कॉमन लिया, R1 प्लस में R2। ठीक है, ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, 2 का जो स्टैंडर्ड वाली फर्स्ट में इक्वेशन फाइंड की थी उन दोनों के साथ क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे। ओके, तो E इक्विवेलेंट की जगह क्या आएगा, E1 प्लस E2, VAC की जगह क्या आएगा, VAB प्लस VBC, R इक्विवेलेंट की जगह क्या आएगा, R1 प्लस में R2। बस यही तो हमारा क्वेश्चन था। तो क्या किया, कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, भाई दोनों इक्वेशन का क्या कर दिया हमने, कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया। ओके, जब दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे तो E इक्विवेलेंट किसके इक्वल आया, E1 प्लस E2 के इक्वल आया, VAC, R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आया, R1 प्लस R2 के इक्वल आया, VAC किसके इक्वल आया, VAB प्लस में VBC। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को EMF और R के अंदर ही रिलेशन चाहिए, भाई ये दोनों कैसे वैरी करते हैं, कोई भी तरीके का अपने कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो देखिए बेटा, जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया तो EMF क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, फायदा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सेल का जो EMF सर अच्छी बात है, ऐड हो रहा है, हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर देंगे। जैसे कि रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन करते थे अपने, और रेजिस्टेंस कम हो जाता था तो हम अपने घरों में भी कौन सा कॉम्बिनेशन करने लगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन करने लगे। उसी तरीके से जब सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन किया हमने तो सेल के अंदर EMF क्या मिला, हमें ऐड हुआ मिला, मतलब दो सेल थे 5 वोल्ट के थे, जो जैसे उनको सीरीज में कनेक्ट किया तो उनका EMF क्या हो गया, ऐड हो गया, 10 वोल्ट हो गया, हमें फायदा हो गया। बट एक घाटा भी लग रहा है, एक लॉसेस भी है, एक लॉस भी हमें, और वो लॉस क्या है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अपने लिए
खतरे का काम है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बेसिकली ऑटोमेटिक करंट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, जो कि अपने लिए फायदे की बात नहीं है। तो ये था आपके लिए सेल का कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अभी हम जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, वो स्टार्ट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल। ओके, अब आपको पता है पैरेलल में क्या चीज अलग होती है, पैरेलल में आपको पता है करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है, और सीरीज में क्या डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। तो हम नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल। लास्ट टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल। तो कॉम्बिनेशन पैरेलल करने के लिए क्या करते हैं, देखो ये कर दिया आप लोगों ने, ये डायग्राम बना लिया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, E1, E2, R1, R2, और इन दोनों के बीच की जो वोल्टेज रहेगी VAB, मतलब यहां जो करंट निकला वो I1 करंट निकला, यहां से करंट निकलेगा I2, और यहां करंट क्या पहुंचेगा, I करंट पहुंचेगा। ओके, करंट क्या हो जाता है इसके अंदर, डिवाइड हो जाता है। ओके, तो बस ये हो गया आपका, ये प्लस माइनस। बस अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने का तरीका क्या है, आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बोलो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, E इक्वल्स टू V प्लस में I इंटू आर। अब इसमें क्या चीज चेंज है, करंट डिफरेंट है, तो हमें फाइंड भी क्या करना है बेटा, करंट फाइंड करना है। बट उसके पहले हम क्या करेंगे, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे। ठीक है, ये हमने बना लिया, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। बी, ये वाला पॉइंट ए, यहां पे क्या लिखा, ई इक्विवेलेंट, यहां पे क्या लिखा, आर इक्विवेलेंट। ये जरूरी है हर बार आपको बनाना, ठीक है। इसके बीच की वोल्टेज होगी आपकी VAB, मैं यहां पे लिख देता हूं। इसके लिए भी वोल्टेज VAB है, इसके लिए भी वोल्टेज क्या है VAB। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है, और करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दो चीज डिवाइड होती है, वही अपने को फाइंड करना होता है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल फंडा है। ठीक है, इसके अंदर इक्विवेलेंट अगर अपने रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, स्टार्टिंग में क्या करना अपने को, E इक्वल्स टू क्या था, V प्लस IR। जब करंट फाइंड करना है तो करंट का फॉर्मूला बनाओ, E माइनस V इक्वल्स टू IR। तो यहां से करंट का फॉर्मूला बन गया E माइनस V बाई R। इस हिसाब से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन गया, I इक्विवेलेंट। मैं यहां लिख रहा हूं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट जो इक्वेशन बनी है, I इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या लिखा, E इक्विवेलेंट माइनस VAB, ये तो सेम रहेगा, अपॉन में R इक्विवेलेंट। जब इसको थोड़ा सा सोल्व किया तो I इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट माइनस VAB 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट। इस फॉर्म में हमने क्या कर लिया इसको, ये हमारी होगी स्टैंडर्ड इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस इसका कंपैरिजन करना है, जो इक्वेशन अपने फाइंड करने वाले हैं, और अपना 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, हमें पहले क्या करना है, देखो इसको यूज करना है। I1 बताओ, I1 बोलो, E इक्विवेलेंट आएगा, नहीं सर E1 आएगा, माइनस में VAB, वोल्टेज आएगी सेम, अपॉन में R1। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो I2 की वैल्यू क्या आएगी, E1 माइनस VAB अपॉन में R2। E2 हो गया, यहाँ पे R2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। ओके, बस अब क्या करना है, टोटल करंट I इक्वल्स टू क्या करना है, I1 प्लस I2, इक्वेशन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव I1 प्लस I2, क्या लिखा आपने, E1 माइनस VAB अपॉन में R1, E2 माइनस VAB अपॉन में R2। इसको सोल्व किया, I1 प्लस में क्या लिखा आपने, I2, E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 माइनस VAB कॉमन लिया, क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन में R2। ये चीज आपके पास बच गई। ओके, अब ये कौन सी इक्वेशन बनी, अब आपको याद होगा कौन सी नंबर इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन नंबर 2। इसको मैंने कौन सा इक्वेशन नेम दिया, इक्वेशन नंबर 2। मैंने इसको क्या किया, इसको नेम दे दिया। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी है।
देखो IEQ, I1 प्लस I2, करंट इंक्रीज हो गया, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, ये रहा इसकी जगह, E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट, क्या हो गया E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, बस खत्म। और इसके बाद लास्ट टॉपिक क्या रहेगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो यहां से 3 रिजल्ट निकल गया अपने पास, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन में, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हुआ कि नहीं हुआ, करंट ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हमारे लिए क्या है, लगभग फायदे की बात है। ठीक है, तो ये आपके कॉम्बिनेशन थे। आज के टॉपिक हमने क्या किया, आज की क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके 4 पार्ट थे। इलेक्ट्रोलाइसिस, जो प्रोसेस होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए। इलेक्ट्रोलाइट हो गया, केमिकल के थ्रू प्रोसेस, इलेक्ट्रोड्स प्लस और माइनस, वोल्टमीटर उनके बीच का डिफरेंस मेजर करने के लिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब सेल फ्रेश था, जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा था, उस टाइम की वोल्टेज ईएमएफ। टर्मिनल वोल्टेज, जब करंट फ्लो हो रहा था, ईएमएफ थोड़ी सी कम हो गई, वो टर्मिनल वोल्टेज। इंटरनल रेजिस्टेंस R एक सेल का, उसके बाद सेल का कर दिया हमने कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन 2 टाइप का था, नंबर फर्स्ट इज सीरीज एंड नंबर सेकंड इज पैरेलल। जो अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे इस सेल का कॉम्बिनेशन जो है, इसका अल्टरनेटिव मेथड करेंगे। मींस E1 और E2 नहीं होगा, वहां पे E और E होगा, R1 R2 नहीं होगा, R और R ही होगा। ठीक है, मतलब सेल का जो ईएमएफ है वो सेम रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या रखेंगे अपने सेम रखेंगे। उस केस में सीरीज करेंगे, फिर पैरेलल करेंगे। ओके, तो आज की क्लास को अपने ये खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, क्लास 12th, थैंक यू। इसके बाद जो मेथड, नेक्स्ट मेथड है हमारा अल्टरनेटिव मेथड, जिसकी मैंने आपसे बात की थी, कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल सेल का मतलब होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ दोनों चीज क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिकल सेल्स हमने लगाए जिनका सीरीज कॉम्बिनेशन किया है। करंट फ्लो है इसके अंदर I, तो इसका इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा N इंटू E। कैसे किया, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E सीरीज में हमने किया था अभी जस्ट 1 मिनट पहले, तो ऐड होके आया था, तो इसमें क्या कर दिया N इंटू E कर दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो रहा था उसमें, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया NR हो गया। तो इसके अंदर से टोटल करंट कितना फ्लो हो जाएगा, I इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R। NE अपॉन NR प्लस R। प्लस R क्यों लिखा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो हो गया, दूसरा इसके सर्किट के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी तो है, तो NR भी इसके अंदर हमने कंसीडर कर लिया। अब क्या करना है, स्पेशल केस बनाना है। इफ R इज ग्रेटर देन, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, क्योंकि सेल हमने लगाए ना सीरीज में लगाए हैं, और सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बच्चे, ऐड हो जाता है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड होगा तो कहीं ना कहीं वो एक्सटर्नल से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कहता है अगर स्मॉल r बहुत ज्यादा हो एक्सटर्नल से, तो क्या करना है, NR भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा एक्सटर्नल से। तो इस टर्म को, कैपिटल R को हमने क्या कर दिया, नेग्लिजिबल मान के इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू बहुत क्या ज्यादा, तो फर्क नहीं पड़ता। तो NE बाई NR पुट आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, R को कर दिया नेग्लिजिबल, N से कैंसिल आउट हो गया, E बाई R। ये रिजल्ट हमें क्या मिला, ये तो रिजल्ट क्या मिला, देखो जैसे एक सेल से करंट फाइंड करना है, एक सेल का करंट फाइंड करना है, तो I इक्वल टू क्या, E बाई R। इस सेल का करंट है E बाई R, इस सेल का भी करंट कितना है, मतलब हमने इतने सारे N सेल लगा दिए, बट लास्ट में जो करंट मिल रहा है वो तो एक ही सेल का मिल रहा है ना। N सेल लगा दिए अपनों ने, बट जो लास्ट में करंट मिल रहा है वो तो एक ही सेल का मिल रहा है। कैसे, E बाई R मिल रहा है, तो फिर इतने सारे सेल लगाने की क्या जरूरत है, एक सेल लगा दो ना, बस बात खत्म है ना। इसलिए जो मेथड हमारे काम का नहीं है। आइडेंटिकल मेथड में सीरीज, आइडेंटिकल सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन अपने कभी भी नहीं करते, क्योंकि जितने मर्जी सेल जोड़ लो एक ही सेल का करंट हमें मिलेगा। ठीक है, जो कि लिख रहे हैं, thus the current in the external resistor is the same as the current due to single cell। इस वजह से हम इस कॉम्बिनेशन को प्रेफरेंस नहीं देते। तो ये आपका छोटा सा कॉम्बिनेशन था। इफेक्टिव ईएमएफ फाइंड किया, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड किया, करंट फाइंड कर लिया, केस पुट करके 1 सेकंड में क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिए, सभी का सेम है, और ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, इधर से आई, ठीक है। इफेक्टिव ईएमएफ जैसा कि आपको पता है पैरेलल के अंदर सेम E, इफेक्टिव रेजिस्टेंस R बाई M। ये कैसे आया, क्योंकि पैरेलल का फॉर्मूला ये था 1/R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R। ठीक है, 1/R1 ये था,
एम टर्म्स तक था, तो एम बाई आर हो गया, तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, आर बाई एम हो गया, जस्ट इसका उल्टा। तो आर बाई एम, आई का फॉर्मूला क्या आया, ई अपॉन आर बाई एम प्लस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, इसको सोल्व किया, एम ई अपॉन में आर प्लस एम आर। स्पेशल केस क्या करना है, आर बाई एम अगर बहुत ही कम हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, क्योंकि इसमें आपको पता है भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट की, इसको नेग्लिजिबल किया, ई बाई आर। सेम टू सेम वैसे के वैसे करंट फ्लो, जैसे कि वन सेल से करंट फ्लो है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या फिर डिसाइड किया, हमने मिक्स ग्रुपिंग स्टार्ट की। मिक्स ग्रुपिंग का मतलब हमने सीरीज में भी पुट कर दिए आइडेंटिकल सेल और पैरेलल में भी पुट कर दिए आइडेंटिकल सेल। दोनों में क्या हुआ, ईएमएफ तो हमने कर दिया सीरीज वाला, और जो रेजिस्टेंस था वो हमने कर लिया पैरेलल वाला, तो जाके हमारे पास जो करंट मिला वो करंट मैक्सिमम करंट मिला, और वो करंट हमारे काम का है। तो सेल का कभी भी कॉम्बिनेशन होता है तो मिक्स ग्रुपिंग में कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने स्टार्ट कर रहे हैं मिक्स ग्रुपिंग, जिसमें पैरेलल और सीरीज मिक्स होंगे। तो इसमें मिक्स ग्रुपिंग जो है, मिक्स ग्रुपिंग के अंदर हमने सीरीज में भी कनेक्ट कर दिया, इनको आपस में पैरेलल्स में भी क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो सीरीज में भी कनेक्ट कर दिया और इसको किसमें कर दिया, पैरेलल में भी कनेक्ट कर दिया। तो मिक्स ग्रुपिंग में हमें क्या करना है, इफेक्टिव, वापस से वही बात, इफेक्टिव ईएमएफ फाइंड करना है पहले। तो इफेक्टिव ईएमएफ में लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ये तो आपको पता ही है, सीरीज वाला एन ही हो गया, बट इफेक्टिव ईएमएफ हमने सीरीज का कंसिडर करेंगे, और इफेक्टिव जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसका कंसिडर करेंगे, पैरेलल का कंसिडर करेंगे। क्योंकि अब तक आपको पता लग गया होगा भाई इफेक्टिव ईएमएफ जो ज्यादा होगा वो, और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि कम होगा वो, और कम किस में होता है, पैरेलल में, ईएमएफ ज्यादा किस में होता है, सीरीज में। तो ईएमएफ तो एन ही हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में क्या होगा, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, पैरेलल वाला फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 में आर पी, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसा करते थे। बट इसके अंदर सीरीज में कितने लगे हुए हैं, एन लगे हुए हैं, ऐसे एम रोज है, ऐसे सीरीज में एन रोज है। तो क्या किया, 1 में एन आर प्लस 1 में एन आर, ऐसा करता 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 कहां तक जा रहा है, अप टू एम रोज तक जा रहा है। तो 1/RP का फॉर्मूला जैसा कि हमने अभी जस्ट पहले किया था, 1/RP का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m अपॉन में nr, ओके। तो यहां से हमारे पास RP का फॉर्मूला क्या अपना, nr बाय m, ये होगा इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, करंट फाइंड करना है। तो I का फॉर्मूला क्या, E बाय आर, और E क्या है यहाँ पे, NE, R क्या है, कैपिटल R तो एक्सटर्नल हो गया, और इंटरनल कितना है, प्लस NR बाय M, ओके। जब इसको हमने आगे सोल्व किया तो NE पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, M एलसीएम आ जाएगा, MR प्लस NR। तो फाइनल हमारे पास I का रिजल्ट कितना मिला, MNE अपॉन में MR प्लस, ये मिला मेरे को करंट। अब मुझे क्या चाहिए, ये करंट मैक्सिमम चाहिए। तो ये करंट मैक्सिमम एक ही केस में हो सकता है, कब, एम आर प्लस एन आर, ये एन स्मॉल आर होगा, सॉरी, ये करंट मेरे को चाहिए मैक्सिमम, ये करंट मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम एक ही केस में बनेगा जब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, मिनिमम। और डिनोमिनेटर में क्या चीज है, डिनोमिनेटर आपके पास फॉर्मूला ये रहा, मैं लिख रहा हूं, ये इसको थोड़ा रफ करके अपने यहां तक लिख देते हैं, प्लस में एम रोज, ठीक है। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, आई का फॉर्मूला है, आई का फॉर्मूला हमारे पास एम एन ई डिवाइडेड बाय, थोड़ा ऊपर लिख दिया, स्क्रीन में नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। आई का फॉर्मूला है एम एन ई ओवर एम आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर। आई क्या चाहिए अपने को,
मैक्सिमम। आई मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि सर्किट तो वही है ना जिसमें करंट मैक्सिमम चाहिए, और आई मैक्सिमम कब होगा एक ही केस में, व्हेन एम आर प्लस एन आर इक्वल्स टू मिनिमम। ठीक है, एम आर प्लस एन आर क्या होना चाहिए, मिनिमम। आई मैक्सिमम कब होगा, व्हेन एम कैपिटल आर एन स्मॉल आर इक्वल्स टू मिनिमम। ऐसा केस होगा तो आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसको मिनिमम प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक कैलकुलेशन करता हूं छोटी सी भी, देखते ही केस कब पॉसिबल हो सकता है। तो मैं करता हूं अंडर रूट फॉर मिनिमम, मैं करता हूं फॉर मिनिमम केस अंडर रूट एम आर का स्क्वायर अंडर रूट एन आर का स्क्वायर मिनिमम। रूट से स्क्वायर हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, रूट एम आर का स्क्वायर रूट एन आर का स्क्वायर प्लस करता हूं टू रूट एम आर एन आर और माइनस कर दिया टू रूट एम आर एन आर इक्वल्स टू मिनिमम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होल स्क्वायर बन गया, रूट एम आर माइनस रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस टू रूट एम आर एन आर इक्वल्स टू क्या है, मिनिमम का मतलब क्या है, इसको भी क्या कर दूं मैं, मिनिमम कर दूं तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, इसको नेग्लिजिबल कर दूंगा, क्योंकि चीज मिनिमम के इक्वल है तो ये भी चीज क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट मिनिमम के इक्वल हो जाएगी। तो यहां पे क्या बचेगा, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम मतलब 0। इसको इधर ले गया मैं, रूट एम आर इक्वल्स टू रूट एन आर, रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो लास्ट में फॉर्मूला बचा एम आर इक्वल्स टू एन आर, तो यहां से हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, एन आर बाई एम। ये हमारे पास क्या बन गया, एक लास्ट फॉर्मूला बन गया। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया, हमने क्या सोचा, ये जब मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम फ्लो होगा। जब हमने इसको मिनिमम पुट करके और हमने जब इक्वेशन बनाई, इसको मिनिमम पुट करके हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड किया जो कि आया एन आर बाई एम। इसको हमने इक्वेशन नंबर दी, कितनी होगी, इक्वेशन नंबर 3। तो हमने देखा भी जो इक्वेशन नंबर 3 है वो तो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर आ रही है। जो इक्वेशन नंबर 3 है वो तो एन आर बाई एम और एन आर बाई एम इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर आ रही है। मतलब ये मिनिमम कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल इफेक्टिव रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, उस केस में ये चीज मिनिमम हो जाएगी, और इसके मिनिमम होते ही करंट क्या फ्लो होगा, हमारे पास मैक्सिमम फ्लो होगा। तो ये केस था आपका मिक्स ग्रुपिंग। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, इसको सोल्व किया, सभी को मिनिमम पुट किया, क्यों, क्योंकि ये मिनिमम है तो ही करंट मैक्सिमम होगा। फॉर आई मैक्सिमम, ये लिख लो, फॉर आई मैक्सिमम, ये चीज चाहिए अपने को मिनिमम। इसको मिनिमम पुट करके हमने जब इक्वेशन पुट की तो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल आर का फॉर्मूला फाइंड किया, वो इक्वल आया इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस के। इसका मतलब हुआ भी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, उस केस में ये चीज क्या होगी, मिनिमम। और अगर ये चीज मिनिमम होगी तो करंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक मैक्सिमम। तो करंट को अगर मैक्सिमम करना है मिक्स ग्रुपिंग में, तो एक्सटर्नल इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का क्या करना पड़ेगा, इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो इस मिक्स ग्रुपिंग के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो
मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच क्लास 12th। ठीक है, तो क्लास 12th थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर किर्चॉफ लॉ, व्हिटस्टोन ब्रिज, ठीक है, और मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, 4 मेन टॉपिक रह गए अपने इस चैप्टर के। उन चैप्टर्स को अपने नेक्स्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास 12th। ओके, थैंक यू।